नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज पर नजर डालने वाले हैं जो दशकों से भारत में एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। नाथूराम गोडसे का अदालत में दिया गया बयान। तो गोडसे के बयान को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि उनके तर्कों का आधार क्या था, फिर विभाजन के आरोप पर बात करेंगे, गांधी की विचारधारा की उनकी आलोचना को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपने किए को जरूरी क्यों बताया, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस बयान की गूंज आज तक क्यों सुनाई देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हम सिर्फ उन दलीलों पर ध्यान देंगे जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने के लिए अदालत के सामने रखी थीं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि उस दस्तावेज में कहा क्या गया है, उसे सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि उसके तर्कों को जस का तस सामने रखना है। तो गोडसे के तर्क का सबसे पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा जुड़ा है भारत के विभाजन और उसके फौरन बाद हुई घटनाओं से। उनके बयान के मुताबिक यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बयान में जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया वो इसी एक घटना से जुड़ा है कि गांधी जी ने अपने अनशन का इस्तेमाल भारत सरकार पर पाकिस्तान के हक में फैसला लेने के लिए एक दबाव के तौर पर किया। गोडसे ने अदालत में इस पूरे मामले को कुछ इस तरह से रखा कि पहले तो बंटवारे के साथ पैसों के लेन देन पर सहमति बनी, फिर भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से रोक दिया। इसके बाद गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और नतीजा ये हुआ कि सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा और वो पैसा पाकिस्तान को देना पड़ा। तो गोडसे के नजरिए से ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। उनके मुताबिक ये एक तरह से आखिरी वजह बनी जिसने उन्हें वो कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। और ये 55 करोड़ वाला मामला हमें सीधे सीधे गोडसे के तर्क के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, और वो था गांधी जी की पूरी विचारधारा और उनके सिद्धांतों का खुला विरोध। अपने बयान में गोडसे ने देशभक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए पेश किए। एक तरफ थे गांधी और उनका पूर्ण अहिंसा का रास्ता, और दूसरी तरफ गोडसे ने शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोबिंद सिंह जैसे योद्धाओं का नाम लिया जिन्हें वो असली देशभक्त मानते थे। उनका तर्क ये था कि गांधी की अहिंसा ने देश को कमजोर किया, जबकि इन नायकों की तरह जरूरत पड़ने पर हथियार उठाना ही सच्चा राष्ट्रधर्म है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए गोडसे ने कई पुरानी घटनाओं का हवाला भी दिया, जैसे 1920 का खिलाफत आंदोलन या फिर नोआखली और बंगाल के दंगे, जहां उनके मुताबिक हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। तो कुल मिलाकर उनके बयान का निचोड़ यही था कि गांधी की नीतियां हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण वाली रही हैं। तो ठीक है, ये सारे वैचारिक मतभेद थे, ये ऐतिहासिक शिकायतें थीं, लेकिन इन सब के आधार पर गोडसे ने अपने किए को सही कैसे ठहराया? यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। गोडसे ने अपने काम के लिए हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वध कहा। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। इसके जरिए वो ये कहना चाहते थे कि उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये एक राजनीतिक कदम था, एक ऐसा फैसला जो उनके हिसाब से देश को तबाही से बचाने के लिए जरूरी हो गया था। और वो अपने इस काम को सीधा सीधा शिवाजी और राणा प्रताप जैसे नायकों की परंपरा से जोड़ते हैं। उनका साफ कहना था कि जैसे उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए तलवार उठाई, बिल्कुल वैसे ही उन्हें भी एक आखिरी रास्ते के तौर पर बल का प्रयोग करना पड़ा। तो मतलब साफ है, उन्होंने अपने किए की पूरी जिम्मेदारी ली, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी कबूल की, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो इसी बात पर अड़े रहे कि उनका मकसद पूरी तरह से राजनीतिक था, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों बाद भी ये बयान इतनी चर्चा और बहस में रहता है? इसके अंदर दिए गए तर्कों का इस्तेमाल आज भी कई राजनीतिक समूह करते हैं, और इसी से पता चलता है कि भारतीय राजनीतिक विमर्श पर इसका असर कितना गहरा और लंबा रहा है। और यहीं पर यह पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई ऐतिहासिक किरदार अपने किए गए काम के लिए अपने ही शब्दों में एक वजह दुनिया के सामने रखता है, तो उसकी विरासत, उसकी लेगेसी इतिहास में कैसे तय होती है?